बिहार में उपजाई जाने वाली तिलहनी फसलों में राई, तोरिया और सरसों समूह की फसलों का हमारे खान पान में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। कम आय वाले किसान भाइयों के लिए इन समूह के फसलों की खेती बहुत ही लाभप्रद सिद्ध हो सकती है। इसलिए आज हम बात कर रहे हैं इन सभी तिलहनी फसलों में से एक तोरिया के बारे में। बिहार में तोरिया का तेल और खल्ली सरसों के विकल्प के तौर पर हमेशा से ही प्रयोग में आता रहा है। तोरिया का तेल भी स्वादिष्ट और सेहतमंद होने के कारण सरसों और राई के बराबर ही बाजार में मिलता है। तोरिया का दाना देखने में राई के समान ही होता है। तो आइए जानते हैं तोरिया की वैज्ञानिक खेती के बारे में। हमारे बिहार में तिलहनी फसलों की जो मुख्य फसल है उसमें तोरी, सरसों और राई प्रमुख है। इसके बाद जो खेती होती है वह सूरजमुखी की 4th पोजीशन पर इसका खेती होती है। आइए अब हम बात करते हैं तोरिया के प्रभेदों के बारे में। तोरिया की मुख्य रूप से 4 प्रभेद हैं: भवानी, पांचाली, PT 303 और RAU TS 17। इन सभी प्रभेदों की उपज क्षमता 10 से 12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। हमारे तोरी की खेती कब से कब करें और उसका उन्नत प्रभेद का चुनाव सबसे प्रमुख बात है कि आप उन्नत खेती के लिए प्रभेद का चुनाव आवश्यक है और तभी हमारा उत्पादन जो है 15 से 25% तक जो है केवल प्रभेद के चुनाव करने से ही उत्पादन अधिक मिलता है। इसके लिए जो उन्नत प्रभेद है उसमें भवानी है, पंचाली है, PT 303 है और राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय से निकली हुई वैरायटी है RAU TS 17, जो बहुत ही उन्नत किस्म की वैरायटी है और इसकी उपज क्षमता 10 से लेकर के 12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। लेकिन सबसे पहला जो है आप RAU TS 17 का चुनाव करें, बहुत अच्छी वैरायटी है। अब खेत की तैयारी के बारे में जानते हैं। खेत की तैयारी के लिए कल्टीवेटर से 2 बार जुताई होना ठीक माना जाता है। साथ ही रोटावेटर से 1 बार जुताई करना भी फायदेमंद है। साथ ही साथ तोरिया की उन्नत खेती के लिए दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त है। लेकिन इसकी खेती बिहार में सभी प्रकार की मिट्टियों में की जा सकती है। इसको एक बार जो है मिट्टी पलटने वाले हल से पलट करके और उसके बाद जो है 2-3 चास करके मिट्टी को बढ़िया से भुरभुरी कर लें और उसके बाद जो है यह खेत उसका बढ़िया तैयार हो जाएगा और उसमें बुआई करें। या किसान भाइयों, यदि आपके पास रोटावेटर हो तो एक बार जो है कल्टीवेटर से दोनों साइड से क्रॉस वे में आप उसमें जुताई कर लें और उसके बाद रोटावेटर एक बार चला करके आप खेत को एक बार चलाने के बाद ही खेत आपकी तैयारी हो जाएगी और इस प्रकार जो है आप मात्र 3 चास में आप खेत तैयार कर सकते हैं और उसकी बुआई कर सकते हैं। ऐसे ये दोमट मिट्टी के लिए बहुत उपयुक्त है, लेकिन यह इसकी खेती हम करीब सारे मिट्टियों में किया जा सकता है। इसके लिए कोई फिक्स नहीं है कि इसी तरह की मिट्टी एकदम होनी चाहिए, या सभी तरह के मिट्टियों में खेती इसकी की जा सकती है। जैसा कि किसान भाई जानते हैं कि उपयुक्त समय पर बुआई किसी भी तरह की उन्नत खेती के लिए काफी महत्व रखता है। यानी कि अगर समय पर बुआई करें तो 15 से 25% तक उपज में हम वृद्धि कर सकते हैं। साथ ही साथ समय पर बुआई से रोगों का प्रभाव भी कम दिखता है। इसलिए तोरिया के लिए भी
हमें अनुशंसित समय पर ही बुआई करना उचित है। क्या है इसका बुआई का समय, आइए जानते हैं। इसकी खेती जो है 25 सितंबर से लेकर के 10 अक्टूबर तक बो लेनी चाहिए। बीज की मात्रा की बात करें तब भी तोरिया के उपज से इसका सीधा संबंध है। कम या ज्यादा बीज की मात्रा दोनों ही स्थिति में तोरिया फसल पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं। इसलिए बीज की अनुशंसित और उचित मात्रा का उपयोग करना सही होगा। बीज की उचित मात्रा के बारे में जानिए हमारे विशेषज्ञ से। किसान भाई, इसके बाद हमें जो बीज की मात्रा क्या लेनी चाहिए। 1 हेक्टेयर खेत के लिए 5 किलोग्राम बीज लेनी चाहिए। जो मुख्य बिंदु है जिस पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, बीजोपचार। बीजोपचार करने से हमारे खरपतवार या कीट या रोग से जो नुकसान होती है वह नुकसान को हम कम करते हैं। बीज को उपचारित करने के लिए कैप्टाफ या थीरम का 2 ग्राम प्रति किलोग्राम की दर से लेकर के सर्वप्रथम आप बीज को फर्श पर फैला लेंगे और फैलाने के बाद उस कैप्टाफ या थीरम का 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से लेकर के 200 से 250 मिलीलीटर में उसको घोल देंगे और उस बीज पर छिड़क करके और दोनों हाथ से अच्छी ढंग से मिला देना है। और मिलाने के बाद किसान भाई उसको छाया में सुखा दें और उसके बाद बुआई के लिए वह तैयार हो जाता है। अब निराई गुड़ाई की बात करते हैं। बुआई के 15 से 18 दिन के अंदर ही अधिक सघन पौधों की निराई करना ठीक रहता है। ऐसा कर पौधों से पौधों के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर तक कर देना चाहिए। इसमें जो भी तोरी की बुआई आप किए हैं वह 5 किलोग्राम अनुशंसित मात्रा है, लेकिन अगर पौधे जो दूरी है वह हमको 10 सेंटीमीटर रखनी है। और लाइन से लाइन की अगर लाइन में बुआई किए हैं उन्होंने लाइन से लाइन 30 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे 10 सेंटीमीटर, तो उसके 10 सेंटीमीटर के अंदर जो भी पौधे हैं उसकी छटाई करके और उसको साग के रूप में भी उपयोग कर सकते हैं। फिक्स जो स्पेसिंग है, इस स्पेसिंग का अगर उपयोग करते हैं तो उसमें जो है पौधे को पानी, भोजन और जो प्रकाश की आवश्यकता होती है वह प्रॉपर पौधे को मिलता है और इससे हमारे उत्पादन में भी अधिक बढ़ोतरी होती है। खाद और उर्वरक की बात अगर हम करें तो तोरिया में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद या कंपोस्ट खेत की तैयारी के समय ही उपयोग करना उचित होगा। उर्वरकों में नेत्रजन 60 किलो, पोटास 40 किलो और स्फूर 40 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग करना चाहिए। विशेष जानकारी लेते हैं अपने विशेषज्ञ से। इसमें जो पोषक तत्व प्रबंधन करते हैं उसमें नाइट्रोजन 60 किलोग्राम, फास्फोरस 40 किलोग्राम और पोटास 40 किलोग्राम की दर से हम लेते हैं। उसमें 60 किलोग्राम जो नाइट्रोजन है उसका आधी मात्रा यानी 30 किलोग्राम नाइट्रोजन और 40 किलोग्राम स्फूर और 40 किलोग्राम पोटास को हम अंतिम जुताई जब करते हैं उसमें मिला देते हैं और उस अच्छी जगह से खेत में मिला देना चाहिए। बाकी जो हमारा 30 किलोग्राम नाइट्रोजन है वह उपरिवेशन के रूप में देते हैं। यह उपरिवेशन जब प्रथम सिंचाई आप 35 से 40 दिन के बीच करेंगे तो जब उस पौधे में कोढ़ी आना शुरू हो जाता है, वह प्रारंभिक अवस्था रहती है फूल का, और उस अवस्था में आप जो बची हुई नाइट्रोजन है उसका उपरिवेशन करते हैं। बुआई के पहले कंपोस्ट देनी चाहिए जो उपलब्धता है, लेकिन इसमें 10 से 15 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसमें 15-20 दिन पहले सड़ी हुई गोबर की खाद या अगर वर्मी कंपोस्ट उपलब्ध हो तो उस 8 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से वर्मी कंपोस्ट और 8 से 10 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से उसको डाल करके अंतिम जुताई में भी आप उस वर्मी कंपोस्ट को डाल सकते हैं, डाल करके और उसको जुताई कर दें। और अंतिम जुताई के समय हमने अभी जस्ट बताया था कि अंतिम जुताई जब करते हैं
तो हमें जो भी नाइट्रोजन, जो आधी मात्रा नाइट्रोजन की और फूड की पूरी मात्रा और फास्फेट पोटास की पूरी मात्रा को हमको अंतिम जुताई में डाल करके और खेत को तैयार कर देंगे। अब सिंचाई की बात। तोरिया की खेती में एक ही सिंचाई की आवश्यकता होती है। इसकी सिंचाई बुआई से 35 से 40 दिनों के अंदर करना वैज्ञानिक लाभप्रद मानते हैं। किसान भाई, इसमें बहुत ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें तोरी में मात्र एक सिंचाई दे करके आप इसकी अधिक उपज ले सकते हैं और इसकी प्रथम सिंचाई आप 35 से 40 दिन पर करेंगे। और पानी हवा को देखते हुए, कि ऐसा नहीं कि हवा चल रहा है उस समय पानी डालेंगे तो पौधे गिरेंगे, और इसको भी ध्यान रखना है। अब बहुत ज़्यादा पानी देने की आवश्यकता नहीं है, वो 7-8 घंटा पानी उसमें रहे, बस, उससे ज़्यादा पानी नहीं देनी है। या पानी आप अगर क्यारी बना करके पानी दे रहे हैं तो 1/3 भाग अगर पड़ जाता है उसके बाद उसको बंद कर देना चाहिए उस नाली को, ताकि बाकी जो सूखा हुआ ज़मीन है वह उसी पानी से रिस करके वह पूरा पट जाएगा। इससे आपकी पानी भी बचत होगी और उस पर जो लागत खर्च है उसमें भी कमी आएगी। तोरिया की खेती में खरपतवार पर भी ध्यान देना जरूरी है। खरपतवार के कारण उपज में 35 से 40% तक की कमी आ सकती है। खरपतवार रसायनों के माध्यम से भी आप नियंत्रित कर सकते हैं। अगर आप रसायनों का प्रयोग नहीं करना चाहते हैं तो आप हाथों से भी खरपतवार नियंत्रित कर सकते हैं। फसल लगाने के 20 से 25 दिनों के बाद निकौनी पर विशेष ध्यान देना चाहिए। जो हमारी बहुत बड़ी समस्या है, जिसके प्रति किसान भाई सजग नहीं रहते हैं, वह खरपतवार है। खरपतवार की समस्या बहुत बड़ी समस्या है, जिसके कारण हमारे उपज में 30 से लेकर के 70-75% कमी आती है। और जबकि आपको मालूम होगा कि कीट और रोग से मात्र 20-21%, कीट से 20-21% जो है वह रोग से होता है, जबकि हमारा खरपतवार से सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। इसलिए हमें खरपतवार के प्रति भी सजग रहना चाहिए। इसके लिए अगर हम रसायन का उपयोग करते हैं तो सबसे पहला जो इसमें आइसोप्रोचुरॉन का 1.25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से आप 20 से 25 दिन के बुआई के 20 से 25 दिन के बाद इसमें छिड़काव करेंगे। और अगर आप शुरू में प्री इमरजेंस के रूप में जो है माने खरपतवार उगने के पहले आप बुआई के 3 दिन के अंदर पेंडिमिथिलिन का जो है आप 3-3.25 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से लेकर और बुआई के 3 दिन के अंदर उसका खेत में छिड़काव कर देंगे, ताकि जो भी खरपतवार आने वाला है वह नहीं आएगा और आपको खरपतवार से निजात मिलेगी और अधिक से अधिक उत्पादन मिलेगा। अच्छी फसल के लिए रोगों और कीटों से निजात पाना जरूरी है। तोरिया में भी कुछ रोग लगने की संभावनाएं होती है, साथ में कीटों का भी प्रभाव देखा जाता है। तोरिया में कौन कौन से रोग और कीटों का प्रभाव अक्सर देखने को मिलता है, आइए जानते हैं अपने विशेषज्ञ से। किसान भाई, कीट का प्रकोप बहुत ज़्यादा रहता है। इसमें लाही की समस्या सबसे बड़ी समस्या आती है। तो लाही के लिए आप मेटासिस्टॉक्स का 1 मिलीलीटर 1 लीटर पानी में घोल करके और उसका छिड़काव कर देंगे तो आपको जो है लाही नहीं लगेगी, या लाही लगी हुई है तो वो सारा मर जाएगा और इस प्रकार आपके क्षति होने से बच जाएगी। उसके बाद इसमें कुछ रोग आते हैं। इसमें मुख्यतः 2 रोग आते हैं। एक तो जो है अल्टरनेरिया लीफ ब्लाइट के नाम से जानते हैं। उसमें पत्ता जो है बीच बीच में धब्बेदार हो जाता है और सूख करके वह कथई रंग का हो जाता है और बाद में वह छेद हो जाता है। इससे हमारे जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है, जो भोजन पौधे में जो भोजन बनता है उसमें कमी होती है और इससे जो है हमारे जो उपज होनी चाहिए उस उपज में कमी आती है। तो इसके लिए किसान भाई आप इंडोफिल M45 का ये 2 मिलीलीटर 1 लीटर पानी में घोल करके उसका छिड़काव करेंगे। या अगर बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब है
यानी मौसम में कुहासा छाया हुआ है, घाटा छाया हुआ है और उसमें थोड़ी मोड़ी फुहारा अगर हो रही है तो उस सब समय के लिए यह रोग बहुत ज़्यादा ससेप्टेबल होता है, उस समय बहुत ज़्यादा ये रोग आता है। तो उस स्थिति में आप रीडोमिल का 1 मिलीलीटर 1 लीटर पानी में घोल करके उसका छिड़काव कर देंगे। इसी तरह से दूसरी रोग इसमें जो आती है वह सफ़ेद रतुआ रोग। सफ़ेद रतुआ में क्या पौधे जो है पौधे जो ब्रांच होते हैं टहनियाँ वह तिरछा हो जाता है, उसके फली मोटा हो जाते हैं और तिरछा हो जाता है और पत्ती पर उसके पत्ती पर नीचे उजला उजला फफोला रहता है और वही जब फटता है तो टेल्कम पाउडर की तरह पत्ती पर पड़ जाता है। तो इसके लिए भी हम इंडोफिल M45 का 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल करके या रीडोमिल का जो है 1 ml 1 लीटर पानी में घोल करके उसका छिड़काव कर देंगे। तो इस प्रकार आप इन रोग से आप बच सकते हैं और आपके उत्पादन में कमी नहीं आएगी। तोरी एक्चुअली जो शुरू की अवस्था में है, शुरू की अवस्था में कजरा पिल्लू की समस्या रहती है, तो उसके लिए या तो क्लोरोपाइरीफॉस से बीज को उपचारित कर लें अगर उस ढंग की समस्या खास करके टाल क्षेत्र में आती है, और अगर नहीं लग गया है तो उस केस में जो है भेपोना का 1 मिलीलीटर 1 लीटर पानी में घोल करके और उसका छिड़काव कर देंगे तो छिड़काव देने से कजरा पिल्लू नष्ट हो जाता है। और उसका छिड़काव खास करके शाम के समय या मतलब एकदम सुबह में ही करना चाहिए। छिड़काव करने वक्त जो सावधानियां रखनी है उसमें जो हवा की उल्टी दिशा में से छिड़काव न करेंगे। छिड़काव हमेशा जो है हवा के दिशा में ही छिड़काव करनी है और ताकि वह जो है उसके जो दवा है वह उसके नाक मुंह में नहीं पड़े। और दूसरा चीज़ हाथ में ग्लव्स लगा लें और मुंह पर जो है कोई कपड़ा वगैरह बांध करके और तब छिड़काव करें ताकि उसका असर उनके स्वास्थ्य पर नहीं पड़े। और बाकी जो भी हमारे सोर्स हैं, प्रबंधन के जो सोर्सेज हैं, उसको हमको प्रॉपर वे में करना चाहिए ताकि अधिक से अधिक उत्पादन मिले और हमें जो जिस चीज़ों से नुकसान होती है उस नुकसान जैसे कि कीट से रोग से नुकसान हमें जो बहुत ज़्यादा होती है, किसान भाइयों इस पर भी ध्यान देना है कि उसको हम कम करें ताकि हमारे लागत खर्च कम हो और उत्पादन अधिक मिले। तोरिया की फसल की कटाई की अगर हम बात करें तो 80 से 90% तक फसल पक जाने के बाद इसे कटाई कर देना चाहिए। इससे दानों में तेल की मात्रा अच्छी बनी रहती है। समय पर कटाई करने से तेल की मात्रा तो ज़्यादा निकलती ही है, साथ ही साथ भंडारण में भी कोई कमी नहीं आती। और इसके भंडारण के लिए तोरिया को अच्छी तरह धूप में सुखाकर, यानी जब फसल में 10% तक ही नमी रह जाए तभी भंडारित करना बेहतर होता है। कटाई और भंडारण से संबंधित ज़रूरी बातें बता रहे हैं हमारे वैज्ञानिक। खेत में देखें कि जब फली जो है 80 से 90% के पीला हो जाए तब उसके बाद उसकी कटाई कर लें। और भंडारण के लिए हमें 10 से लेकर के 12% उसमें नमी रहना चाहिए। खास करके तोरिया में 10% नमी काफ़ी है भंडारण के लिए। तो आप अच्छी तरह से इसको धूप में सुखा करके और जहाँ पर भी भंडारित करते हैं उस भंडार गृह में सबसे पहला जो भंडार गृह को मेटासिस्टॉक्स 1 ml दवा 1 लीटर पानी में घोल करके पूरे फर्श को छिड़काव कर दें। उसके बाद जिस बोरी जो है या प्लास्टिक का बोरी हो पॉलीथीन वाली, उसमें इसको डाल करके और उसमें सेल्फॉस की 1 गोली डाल दें। एक बोरी में 1 गोली डाल करके और फर्श पर कोई काठ वगैरह डाल करके ताकि वह उसका संपर्क नमी ज़मीन से ना रहे, क्योंकि ज़मीन से संपर्क रहने पर उस अवस्था में वह नमी अवशोषित कर लेती है और हमारा जो है तोरिया के दाने होते हैं वो ख़राब होने लगते हैं। इसलिए फर्श से ऊपर बोरियों को चोक करके और रख सकते हैं या उसके जो सीड बीन है, सीड बीन में इसको आप भंडारित कर सकते हैं। किसान भाइयों, तोरिया, सरसों या राई, इन सभी फसलों के साथ मधुमक्खी पालन करना लाभदायक होता है।
आप सोच रहे होंगे कि वह कैसे? तो चलिए हम आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल खेत के आसपास मधुमक्खी रहने से दो फायदे हो सकते हैं। तोरिया, सरसों या राई के फसलों के ऊपर रहेंगी तो आपकी फसलों पर परागण की क्रिया ज़्यादा होगी, जिसके कारण फसल के उत्पादन में 10 से 15% तक की वृद्धि हो सकती है। और दूसरा फायदा कि आप मधुमक्खियों से मधु प्राप्त कर इसका व्यवसाय भी कर सकते हैं। किसान भाई, एक और भी इसमें बहुत मुख्य बिंदु है जिस पर अगर आप ध्यान रखें। अगर आप 1 एकड़ ज़मीन में अगर फूल की अवस्था है, उस अवस्था में आप 4 से 6 बक्सा प्रति एकड़ के हिसाब से अगर रखते हैं तो उससे जो है 10 से 15% उपज में आपको वृद्धि होती है। इसका मुख्य कारण है कि उसके जो मधुमक्खी है, एक तो मधुमक्खी से आपको जो है माने शहद मिल जाती है, और दूसरा उससे जो है पॉलिनेशन की क्रिया होती है, और पॉलिनेशन की क्रिया होने से जो दाने बनते हैं वो दाना भी बोल्ड होता है और उपज हमारा जो है बढ़ जाती है। किसान भाइयों, इसमें जो भी आप उर्वरक डालेंगे वह जो अनुशंसित है, हमारा तोरी के लिए 60 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम स्फूर और 40 किलोग्राम पोटास। बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र देने से उत्पादन में हमारा कोई बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं होगी। इसका मुख्य कारण है कि जो फसल को जो पोषक तत्व लेने की क्षमता है, जो भी कोई भी हम जो फर्टिलाइज़र डालते हैं उसमें से नाइट्रोजन का 30 से 40 किलोग्राम प्रति 100 किलो में 30 से 40 किलोग्राम ही अवशोषित करता है। यानी 30 से 40% जो है हम जो फर्टिलाइज़र डालते हैं उसमें नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र में से 30 से 40% उपयोग करता है। स्फूर का मात्र 15 से 20% पौधा उपयोग में लाता है, और जो पोटास है उसका 60 से 70% ही उपयोग में लाता है। इसलिए हम जो मात्रा देते हैं वह उसके लिए सफिशेंट है। उस जो भी अनुशंसित मात्रा है वही अनुशंसित मात्रा को डालें, और अनबैलेंस में पोषक तत्व नहीं दें, क्योंकि उससे उसका बुरा असर आता है। अगर आप नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र का किसान भाई ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर देते हैं, उसका असर जो है आपके फास्फोरस और पोटास डाल रहे हैं उसके अवशोषण पर भी पड़ता है। क्योंकि बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र डालेंगे तो एक पौधा जो है वो बहुत ज़्यादा लंबा पतला हो जाएगा, गिरने की संभावना रहेगी, और उससे भी उसके उपज में कमी आएगी। और जो भी नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र अधिक मात्रा में किसान भाई देते हैं उसका उल्टा असर उस पर रोग और कीट का प्रकोप भी बढ़ जाता है। इससे भी हमारे उत्पादन में कमी आती है। इसलिए जो अनुशंसित मात्रा है वही आप उसमें डालें। तो किसान भाई, अगर तोरिया की अच्छी पैदावार चाहिए तो हमारे इस भाग में बताए गए वैज्ञानिक द्वारा अनुशंसित विधि के अनुसार अगर खेती करें तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं।